इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज यह तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, यानी आवेश के गुण को देख रहे हैं। चार्ज के प्रॉपर्टीज का अर्थ क्या हो गया? आवेश के गुण को देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण। कौन कौन से आवेश के गुण हैं, हम लोग इनको देख रहे हैं। इसका 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास आज है। कितना नंबर हुआ था जी लास्ट क्लास में? 9। देखो विद्यार्थी, हेडिंग इसको देना नहीं है, क्योंकि कल का जो परसों का जो रेस्ट पार्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। परसों का जो बाकी बात है वो चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम इसको क्या बोलते हैं? आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण, यही हम लोग देख रहे हैं। इसका 1 to 9 हो चुका है। 10 नंबर यानी 10वां गुण उसका देखिए कि आवेश का 10 नंबर का गुण क्या होता है। देखिए, आप लोग पहले समझिएगा, अगर कोई पार्टिकल स्थिर है, जैसे लिखा रहे कि कोई कण स्थिर है, रेस्ट में है, इसका अर्थ क्या हो गया? रेस्ट है। अगर कोई कण रेस्ट में हो यानी विराम में हो, हिंदी क्या होती है इसकी? विराम। यानी अगर कोई कण विराम में हो जाए तो इसको क्या समझना है कि उसका वेग शून्य है, उसकी चाल शून्य है, यानी भी शून्य है। विराम में है तो वेग नहीं है, यानी भी का मान 0 है, ए का मान 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर? लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वह किसी कीमत पर 0 किसी का नहीं होता है। जी ऑलवेज लगता है। पृथ्वी हमेशा हर पार्टिकल पर बल लगाती ही रहती है। हम कुछ भी करें ना करें, लेकिन जी का त्वरण जो होगा, गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा वो रहेगा ही रहेगा। ये मैकेनिक्स की बात हो गई। अब यहाँ पर आइए दूसरा, अगर कोई कण विराम में नहीं है तो मोशन में है, गति में है, तो गति में यह 2 तरह की गति हो सकती है। या तो नियत गति होगी, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन कांस्टेंट होगा, मोशन कांस्टेंट होगा, यानी नियत गति होगी। समझने के लिए बताया जा रहा है, ये 11th का चीज है। चूंकि अभी जरूरत है इसलिए 11th के इस चीज को हम रिवाइज करा देते हैं। हम आपका करा देंगे रिवाइज, जितना 11th का पार्ट 12th में नीड होगा हम आपको पढ़ाते हुए फिर आगे स्टेप ले लेंगे। और दूसरा होगा बेटा वेरिएबल मोशन। वेरिएबल का अर्थ क्या होता है? चर, बदलने वाला, यानी इसको चर गति बोलेंगे। अब यहाँ आइए, जब गति नियत होती है तो इसका अर्थ क्या हो गया? उसका भी का मान नहीं बदलेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। और इस समय इसका फॉर्मूला एक ही आता है, S/T, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। अगर चाल है तो दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस बाय टाइम, अगर वेलोसिटी है, वेग है, तो विस्थापन बटा समय यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है। अब अगर वेरिएबल मोशन है तो ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं बेटा, बदलने का अर्थ होता है एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण का इंग्लिश डिक्शनरी में शाब्दिक अर्थ होता है, उस शब्द का अर्थ ही होता है बदलना, परिवर्तन, चेंज। तो एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? चेंज, परिवर्तन, बदलना। क्लियर? तो इस बात को समझो सब, एक्सेलरेशन यानी चेंज, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज।
तो जब गति बदल, चर का अर्थ क्या होता है? बदलना, वैरी करना, बदलना। तो जब गति बदल रही है तो यहाँ एक्सीलरेशन होगा, यानी त्वरण यहाँ पर होगा, त्वरण पक्का होगा। ठीक है, क्योंकि गति अगर बदलेगी तो त्वरण तो रहेगा ही। गति के बदलने को क्या बोलते हैं? त्वरण। यानी 1 सेकंड में जितना स्पीड बदल जाता है या जितना वेग बदल जाता है, हम उसी को क्या बोलते हैं? त्वरण। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, या चेंज इन स्पीड बाय टाइम टेकन, चाल में परिवर्तन बटा लगा समय। सर्कुलर मोशन आप कहीं भी पढ़े होंगे, जहाँ भी ट्यूशन पढ़े होंगे आप लोग 11th में, या नहीं पढ़े होंगे तो सीखिए। सर्कुलर मोशन में आपको मिलता है कि अगर चेंज इन स्पीड बटा टाइम हो, चाल में परिवर्तन बटा समय हो, तो इसको हम स्पर्शीय त्वरण बोलते हैं, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वेग में परिवर्तन बटा समय होता है तो उसको, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो हम उसको नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अब मास में हम अगर रिजल्टेंट फोर्स निकाले तो मास में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम वाला से गुना करेंगे तभी रिजल्टेंट फोर्स मिलता है, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। खैर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी जो बात है उस पर आओ सब। अगर चाल बदल रही है या वेग बदल रही है, स्पीड चेंज हो रहा हो या फिर वेग बदल रहा हो, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन आ टपकता है उसी बॉडी के पास। एक्सेलरेशन, इस कैरेक्टर को बोलते हैं कि एक्सेलरेशन है। समझ गए ना? अब ये जो एक्सेलरेशन है वह 2 तरह का होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम पॉजिटिव एक्सेलरेशन रह जाता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन चूंकि अपोजिट है तो नाम थोड़ा बदलेंगे। तो इंग्लिश डिक्शनरी से सारे नाम को चुराए गए हैं, मतलब फिजिक्स में जितने भी नाम चुराए गए हैं वो सबके सब इंग्लिश डिक्शनरी से चुराए गए हैं। क्या है? तो डिसलरेट मतलब होता है घटना, कम करना, अपने मान को घटाना। तो 2 तरह का, अगर मान लो वेग बदल रहा है तो 2 तरह का बदल सकता है, या तो घटेगा, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ब्रेक लगाओगे तो वेग बदलते बदलते 0 नहीं हो जाता है भला, एक्सेलरेटर लेते हैं तो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाता है। बोलो हाँ या ना? तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो इसका नाम हो जाता है डिसिलरेशन। क्या नाम होता है? डिसिलरेशन। डिसिलरेशन की हिंदी होती है मंदन। ध्यान ये देना है कि इसमें एक ही सी होता है, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका नाम एक्सेलरेशन ही रह जाता है, इसमें डबल सी होता है। इसको बोलते हैं त्वरण। तो कुल मिलाकर आप पहले ये समझिए, गति क्या हो सकती है? विराम हो जाएगी, विराम में रहेगा, मतलब कोई पार्टिकल विराम में हो सकता है, या गतिशील हो सकता है। तो गतिशील होगा तो उसमें त्वरण, यहां भी त्वरण शून्य है। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, नियत है, और यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण शून्य नहीं। यस और नो? क्योंकि वेरिएबल मोशन है तो त्वरण यहाँ शून्य नहीं होगा, भले ये प्लस या माइनस कोई होगा। तो गति कितने तरह की हो गई? कौन कौन? नियत या परिवर्तनशील। परिवर्तनशील जो होगा, वेरिएबल होगा, उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा, प्लस या माइनस। अब आइए, यही प्रॉपर्टी देखना है चार्ज का। हम लोग इसको पढ़े क्यों? चार्ज के लिए पढ़े, कि 10वां नंबर को कंप्लीट करने के लिए पढ़े। देखो बेटा, बढ़िया से देख लेना सब, ताकि यहीं से याद करके जाना, घर पर जाकर के किसी को बताने का काम करना सब। एकदम यहाँ से समझ के डेली का रूटीन बना लेना है, कि डेली का रूटीन ये बना लेना है कि जो पढ़ेंगे वह अभी का अभी कंक्लूड ही कर लेंगे। ये नहीं कि यहाँ से निकलेंगे कहेंगे नहीं समझ में आया, तो ये गलत बात है। आप बोलिए ना, आपको समझा दिया जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर देखिए। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट में है, तो वह केवल एक ही तरह का बल लगाता है, यानी
फील्ड उत्पन्न करता है, क्षेत्र अपने चारों तरफ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो आप लिखिएगा इसको 10 नंबर में लिखिए। सबको लिखते चलिएगा। स्टेशनरी, स्पेलिंग एकदम क्लियर लिख रहे हैं, साफ सुथरा है, कहीं दिक्कत हो फिर भी पूछ लीजिएगा। स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल produces only electric field, produces only electric field। क्लियर हो गया? अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पढ़ना है, चैप्टर का ही नाम है। पहले कैलकुलेट करो कि यह कर क्या सकता है, एक बार दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है सब हम लोग समझेंगे, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। बात समझ गए? अब यहां पर देखिए हम आपको कुछ बताते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे एक विद्यार्थी आओ, तो कोई भी आओ, तो विद्यार्थी एक बच्चा आओ तो यहाँ आओ, चढ़ जाओ। अब मान लो हमको इसको, जैसे हम चार्ज हैं प्लस, ये भी प्लस, तो अब ये जैसे ही दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी अगर एक दूसरे के पास होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं? तो अगर मान लो हम इसको रिपेल करेंगे, तो कैसे रिपेल? अपने ढह जाएगा, ये नहीं ना ढह जाएगा, ताकि आते ढह जाएगा। वैसे चार्ज भी नहीं ढहता है, उसमें कारण होते हैं। जैसे हम अपने से हाथ निकालेंगे, पकड़ेंगे इसको और इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो मेरा हाथ फोर्स लगाया तब नहीं है गया। तो वैसे ही बेटा, जैसे अगर ये प्लस चार्ज है कोई, और ये यहाँ पर दूसरा कोई चार्ज है, जैसे इस पर मान लो कोई पार्टिकल है जिस पर चार्ज Q1 है, और ये दूसरा पार्टिकल है जिस पर चार्ज Q2, ये भी अपने से हाथ निकालता है और इसको धक्का मारता है। यही हाथ निकालने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को बोलते हैं विद्युत बल की रेखा। और इसकी जो शक्ति होती है, यह एक कूलम के आवेश पर या यूनिट चार्ज पर, एकांक आवेश पर जो यह बल लगाता है, यह रेखा, जैसे मेरा हाथ के पास बल है तो वैसे इसके रेखा के पास बल है। यहाँ पर चार्ज रखिएगा, Q3 रखिएगा, तो ये इधर भी बल लगा दे। ठीक है ना? इसका अर्थ क्या है? इसको बोलते हैं बल की रेखा, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ गए बात को? अब इसी का जो ताकत होता है ना, उसी को निकालते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई रेस्ट में चार्ज है तो अब बेचारा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही अपने चारों तरफ, कहीं भी रखिएगा चार्ज उसको धक्का दे ही देगा, कहीं भी रखिएगा धक्का दे ही देगा। आखिर कोई क्षेत्र ऐसा उत्पन्न नहीं किया तो धक्का खाएगा कैसे भला? आप फिर सोचिए, धक्का देने वाला नहीं तो धक्का कैसे खा जाएगा? ये तो अब एक ही बार हम लोग इतना रट्टू नहीं ना बनना है। एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, रिपेल कर देता है, ऐसे ही थोड़े बोलेंगे। इसका अर्थ है कि उसमें वही घटना होती है जो फिजिकली हम लोग के पास होती है। हम बिना किसी को पकड़ के खींचेंगे नहीं तो आएगा कैसे वो? सिंपल सा फंडा। अगर तुम इसको महसूस कर लोगे ना कि तुम्हारा एक दोस्त खींच रहा है, इधर से दूसरा खींच रहा है, इधर से तीसरा खींच रहा है, वही काम इस चार्ज के पास होता है, तुम्हारा न्यूमेरिकल गुलाम बन जाएगा यार। सारी घटनाएं वैसे ही घटती हैं जैसे तुम्हारे जीवन में होता है, कुछ डरने की बात ही नहीं है। पहले ये बात बताओ, समझ गए बात को? करेक्ट। तो एक स्टेशनरी चार्ज यानी स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लिख जाओ, हिंदी में जिसको भी लिखना है लिख जाओ, सब लजाना नहीं है। लिखो, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश केवल विद्युत बल नाना संयुक्त है उत्पन्न करता है। केवल विद्युत बल उत्पन्न करता है, बस।
विद्युत क्षेत्र, सॉरी बेटा, बल तो सब उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हिंदी लिख लो सब। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? 10 नंबर। अब यहां देखो 11 नंबर। अब अगर कोई चार्ज स्थिर नहीं है, कोई चार्ज रेस्ट में नहीं है, वह मोशन में है, तो दो तरह का हो सकता है, या तो वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। तो सुनो, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, नियत वेग से चलता है, तो वेग का अर्थ क्या होगा, वेलोसिटी का अर्थ क्या होगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो चार्ज जब सेम डायरेक्शन में चलता है ना, तो उसको बोलते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक करंट आया। समझाए थे हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच के बारे में। करंट का अर्थ होता है धारा प्रवाहित होना। कोई चीज अगर लगातार एक दिशा में जाए तो उसको बोलेंगे उसका करंट है। तो लगातार चार्ज अगर एक डायरेक्शन में जाए तो बोलेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है। और आपको एक चैप्टर पढ़ना है मैग्नेट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का चुंबकीय प्रभाव। यानी इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से सुनना सब, इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, यानी दूसरे चार्ज को खींचता भी है। समझ गए ना? अगर दूसरा कोई चार्ज इसके बगल में गतिशील ऐसे फेंकिएगा तो लगेगा अपनी ओर खींचने इसको। इसका अर्थ क्या हो गया कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये चार्ज चल रहा है तो अब सुनो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, या दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो क्या बोलेंगे कि अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस, एक नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या हो गई हिंदी इसकी, नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो लिखो यहां पर, a charged particle moving with कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट को बेटा हम यूनिफॉर्म भी लिखते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी इट प्रोड्यूसेस, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड। याद हुआ? भूलोगे सब नहीं ना? अगर स्थिर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, नियत वेग से चलता है, तो दोनों उत्पन्न करेगा। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चलो हिंदी लिखो इसकी, जिसको भी हिंदी लिखना है लिख जाओ। नियत वेग से गतिशील आवेशित कण हिंदी में लिख जाओ, ट्रांसलेशन क्या है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। हम लोग 5 महीने का, मैंने मैक्सिमम 4 से 5 महीने का कोर्स है क्लास 12। हम लोग 8 महीना में कंक्लूड करेंगे, 10 महीना में कंक्लूड करेंगे। आराम से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लेना सब, रटना सब नहीं, याद कर लेना क्लास में, ताकि रिजल्ट आ सके।
फिजिक्स में बेटा इतना दम है ना कि कोई बच्चा फिजिक्स तैयार करके देख लो, तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट ना सही दिखना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ताकत हो जाएगी कि अब तुम दूसरे किसी की बात को नहीं, अपने अंतरात्मा को सुनना शुरू कर दोगे। अभी क्या है कि फिजिक्स कमज़ोर हो जाएगा ना, किसी का भी फिजिक्स कमज़ोर हो जाता है तो रिजल्ट तो नहीं देखे हम आज तक। हम अपने जीवन में बेटा किसी का फिजिक्स कमज़ोर हो गया हो और उसको हम नहीं देखे हैं कि इस शहर में कोई बच्चा IIT NIT या मेडिकल गया हो, हम नहीं देखे हैं अभी तक। फिजिक्स जिसका भी बढ़िया रहता है वो निकल जाता है। फिजिक्स से अच्छा प्रभाव पड़ता है, मेमोरी बढ़िया कर देता है। देख रहे हो कितना चीज़ कितना अच्छा तरीका से सजाया गया है। यहाँ पर कितना अच्छा चीज़ है कि आपको यहाँ पर वेग भी, मैकेनिक्स भी जुड़ गया, 12th भी आ गया, चार्ज को भी देख रहे हैं और जनरल फिजिक्स भी देख रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहा है क्योंकि एक ऐसे ही गुथा हुआ है। आपका रिवीजन करा देगा कि नहीं, पीछे का सारा रिवीजन करा देगा। तो लिखो सब, क्या लिखा है सब लिख लिया है सब, वेरी गुड। अब देखो नंबर 12, 12 नंबर। अब सुनो सब, कौन कौन बच गया, रेस्ट हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब वेरिएबल हो गया। वेरिएबल में चाहे एक्सेलरेशन में हो यानी वेग चाहे बढ़ाता हो या वेग घटाता हो, दोनों ही टर्म में वेरिएबल मोशन है, यानी गति उसकी वेरिएबल है। तो अगर कोई आवेशित कण वेरिएबल वेलोसिटी से चलता हो, गतिशील हो, तो वह तीन चीज उत्पन्न करता है: इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और रेडिएशंस यानी विकिरण ऊर्जा उत्पन्न करता है। चुंबकीय विकिरण ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न कर देता है। विकिरण का अर्थ होता है रेडिएशंस, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो ये तीन चीज हम लोग एक जगह इसका प्रॉपर्टी देख लिए, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वहां वहां पढ़ेंगे कैसे करता है ये, सारा चैप्टर में पढ़ना है आपको। मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूरा देख ही लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट में जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट में जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही देख लीजिएगा करंट पढ़ने के बाद। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा तो तीनों प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। तो पहले ये समझ गए ना आप कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी से कोई आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, गतिशील है, तो वह तीन उत्पन्न करता है, तीन कैरेक्टर उत्पन्न करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा रेडिएशंस। ये तीनों, रेडिएशन का अर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो लिखो लिखो सब 12 नंबर। अ चार्ज्ड पार्टिकल, 12 नंबर लिखो, लिखो लिखो अपने से लिखो। 12 कलर बदल के लिखते हैं। A charged particle moving with variable velocity comma it produces एक नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड, एंड नंबर 3 रेडिएशंस। लिखो रेडिएशंस, और ब्रैकेट में दैट इज, रेडिएशन वाला कि ब्रैकेट में दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज, हाँ लिख लो, दैट इज अर्थात इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ठीक, एकदम फ्रेश है, कोई डाउट नहीं इसमें। एकदम फ्रेश नजर आइएगा आप लोग बेटा पढ़ाई में। थोड़ा भी जैसे लोग कैसे तैयार होता है वैसे ही तैयार होना, सब झाड़ झूड़ के कपड़ा जो निकलो मार्केट में तो दिखेगी विद्यार्थी है, कंपीट करो तो रिजल्ट है, अदरवाइज ताकते रह जाना होगा। मेन चीज है देखना बेटा, एकदम एक एक बात को ध्यान तराशना होगा। 3 चीज समझ गया सब यहाँ। अच्छा बताओ, यहाँ पे तुम लोग पूछा नहीं, इसका अर्थ है किसको जानते हो सब अच्छा से, हम तो बता दिए शुरू में ही। इसका आई डॉट ई डॉट क्या चीज पढ़ते हो, दैट इज, पूरा फॉर्म क्या होता है इसका, मतलब दैट इज क्या है, कैसे दैट इज तो कहीं लिखा नहीं है, फिर आई डॉट ई डॉट को दैट इज क्यों पढ़ते हो। पहले इतना लिख लिया सब, हिंदी लिख लिया बेटा, लिखो तो हिंदी लिखा सब, लिखो परिवर्तनशील वेग से गतिशील आवेशित कण, परिवर्तनशील वेग से गतिशील आवेशित कण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण अर्थात विकिरण, विकिरण ऐसे लिखाएगा, विकिरण अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग, अर्थात विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। एकदम फ्रेश होगा आपका। अब देखिए यहां आई डॉट ई डॉट, ये लैटिन वर्ड होता है, आई से होता है इड, ये पूरा शब्द है लैटिन भाषा में, और ई से होता है ईस्ट। रोम में लैटिन में बोलता है सब क्या, इड ईस्ट, मतलब हम लोग को समझ जाना है क्या, दैट इज। कैसे अहम संस्कृत में, हिंदी में क्या होता है मैं, और इंग्लिश में आई, वैसे ही इड ईस्ट कौन भाषा है, इंग्लिश भाषा नहीं है, लैटिन है, तो इसका अर्थ इंग्लिश में होता है दैट इज, और इसी की हिंदी होती है अर्थात, वही है अर्थात। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब आप लोग ना कुछ बड़ा बढ़िया एरा में आ गए हैं, आप लोग ना कोई चीज रटिएगा नहीं बेटा, बात मानना सब। देखो सब तुम लोग ना मोबाइल पर, मान लो नहीं पूछा टीचर से, हमारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं, भूल गए, दिमाग ही नहीं, किसी का ही भूल सकता है, ठीक है ना। अब तुमको ना मोबाइल पर उस चीज़ को ना फट से गूगल पे जाके सर्च करके उसको लिख लेना चाहिए, इसका माने क्या, सब कुछ तुमको अनेक लोग वहाँ खड़ा है बताने के। यहाँ देखो तो, जैसे ETC बहुत आदमी इत्यादि को ऐसे लिखता है, ये रॉन्ग होता है लिखने का तरीका, गलत तरीका है। आपको करना क्या है, कैसे लिखना है, पहले वर्ड देखिएगा, एट एक शब्द है, स्पेस दीजिए, यहां डॉट दिए तो गलत हो जाए, सी के बाद डॉट दे, एटसेट्रा, इसका बीच में डॉट दिए तो गलत। एट एक पूरा शब्द है और सेट्रा एक पूरा शब्द है, तो सेट्रा के लिए आप दे सकते हैं सी डॉट, सी फॉर सेट्रा, लेकिन एट तो पूरा ही शब्द है, तो फिर बीच में डॉट क्यों। तो एटसेट्रा का अर्थ होता है बेटा, लैटिन वर्ड है। अब इसका इंग्लिश में मतलब, इंग्लिश में मीनिंग होता है एंड सो ऑन या एंड सो फोर्थ, यानी आगे तक नहीं बोलते इत्यादि, इसी को बोलते हैं इसके आगे तक और इसके आगे तक, यानी इत्यादि। यानी अनेक एग्जाम्पल ऐसा होता है तो हम लोग लिख देते हैं एटसेट्रा यानी इत्यादि। बोलो कोई डाउट।
ई डॉट जी डॉट एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एग्जेम्पली। यहाँ ए नहीं होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एग्जेम्पली एंड जी फॉर ग्रेसिया। एग्जेम्पली ग्रेसिया ये पूरा लैटिन वर्ड है, इसकी हिंदी होती है उदाहरण। उदाहरण बस, यानी इंग्लिश में इसका अर्थ होता है एग्जाम्पल, यहाँ ए हो जाएगा, और हिंदी में उदाहरण। थोड़ा इसको बाद में नोट कर लेना, सब पहले पढ़ा देते हैं उसके बाद, या कहीं दूसरी जगह नोट कर लो, नोट कर लो सब, बेटर होगा। नोट जो लिखा होगा क्यों नोट करोगे, कहीं दूसरी जगह नोट कर लो। अगर नहीं याद है तो नोट करो, याद है तो क्यों नोट करोगे। एग्जाम्पली ग्रेसिया, इसीलिए उदाहरण के लिए ई डॉट जी डॉट डाल देते हैं हम लोग। ये तीन चीज हम लोग फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करेंगे, हम लोग लिखते रहेंगे। जैसे अभी हम लिखे हैं इसमें से आई डॉट ई डॉट, तो इसके बारे में जानकारी हो गई कि कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। आइए, आप लोगों को देखो सताता है ज़्यादातर क्या चीज़? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सिर्फ उन्हीं बच्चों को सताता है जिनकी थियरी गंदी होती है। कोई भी आदमी जिसका थियरी खराब है उससे न्यूमेरिकल नहीं बन जाता है। अब थियरी रटने को नहीं बोलते, आप याद कर गए तो थियरी थोड़े हो गए, आप महसूस कर रहे हैं, बंद आंखों से उसको होते हुए देख रहे हैं, तो आप बना दीजिएगा। अब ये तो क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट नहीं है इसमें। कितना नंबर तक हो गया हम लोगों का? 12, 12 हो गया ना, 12 निकल गया है, कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा दूसरे तरफ, ठीक है। चार्ज का प्रॉपर्टीज बेटा उस दिन समाप्त होगा जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स समाप्त होगा, उस दिन समाप्त होगा चार्ज, ठीक है ना। लेकिन तब भी आपको ये जो प्रॉपर्टीज है, सॉलिड प्रॉपर्टीज है जो हम आपको बताएं, क्लियर है ना। इतना जरूर ध्यान दे के रखिएगा, ये जितना आपको बताया गया टोटल कितना है? 12, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखो यहां पर चार्ज करने के अनेक मेथड्स हैं। अब बात सवाल है कि चार्ज तो समझ गए, अब किसी बॉडी पे चार्ज आएगा कैसे, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे, उसका आवेशित कैसे करेंगे, उस पर आवेश कैसे रखेंगे, कैसे एकत्रित करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक टर्म जान लेना है, कंडक्टर। चलो लिखो तो, कंडक्टर। कुछ बात जो तुम्हें 9th 10th में पढ़ी हुई है उस चीज को जरा हम क्लियर कर देते हैं। कंडक्टर यानी चालक, बेटा इसको डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में, कहाँ पे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पर जो 9th 10th का जो बेसिक्स है वो हम बताएंगे, जो आपको चार्जिंग के प्रॉपर्टी को इधर उधर ना करे। देखो कंडक्टर हम उसे बोलते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। अच्छा एक मिनट रुको सब, थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज बढ़ा देते हैं, एक जो जरूरी है प्रॉपर्टी बढ़ाते। रुको रुको सब, काट दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, काट कूट करने में नहीं डरना चाहिए। देखो कोई चीज़ को ना एग्जाम में ध्यान से सुनना सब, जो विद्यार्थी एग्जाम में काटा नहीं, ध्यान से सुनना, अगर एक लाइन कटा हुआ नहीं हो उसका कॉपी में 10 बार चेक होता है, उसका इंटरव्यू होता है, क्योंकि ये बहुत भारी बात है। या तो उतार ली, क्यों इंटरव्यू होता है? या तो भगवान के जी का अवतार है, और नहीं तो फिर वह चोरी किया है, उसके बदले कोई ना कोई लिखा है, तभी तो कोई कटिंग नहीं है, कोई लर्नेड आदमी उस पर आया है, ठीक है। लर्नेड क्या, उतारने वाला आदमी आया है, ठीक, जो अच्छा सुंदर ढंग से उतार सकता है। तो इसीलिए बेटा काटिएगा ना, जैसे मान लीजिए गलती कहीं लिखे आप, मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पर होम, आप लिख लिया ऐसे ऐसे होम, स्पेलिंग गलती हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। तो एक बार ऐसे करिए, अगर आप इसको रंगे तो याद रखिएगा मार्क्स काटे का गारंटी है आपका, वो
इसमें नहीं काटेगा, लेकिन हमेशा एग्जामिनर तिकाया रहेगा कि ये अपना गलती को लीपा पोती करता है। देखते हो, जो आदमी अपनी गलती को लीपा पोती करता है वह उसका नेचर गंदा होता है, तो वो समझता है कि नेचर उसका गंदा है, अपनी गलती को छुपाना गंदा है। कोई भी आदमी अपनी गलती को सीना तान के एक्सेप्ट कर लिया, एकदम गारंटी है 10 साल के बाद वो बहुत आगे बढ़ेगा। गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो एक बार कुछ लिखिएगा, एक बार काटिएगा, समझ गए बात को। तो हम अभी क्या बताया, जो कंडक्शन लिखे थे एक लाइन चला दीजिए केवल, वैसे मत रंगिए वंगिएगा कुछ, एक लाइन चला दीजिए। आइए, कितना नंबर था जी? 12 हो गया है। 13 नंबर देखो। देखो बेटा, अगर मान लो कोई पार्टिकल, कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी किसको बोलते हैं बताओ सब? चलो लिखो तो, न्यूट्रल बॉडी, उदासीन पिंड। देखो यहां पर उदासीन पिंड का अर्थ हो गया कि इस पिंड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर हो। थोड़ा ध्यान से समझना सब। वह बॉडी, वह पिंड जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो, हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? क्यों? क्यों? यानी इस बॉडी में क्यू नेट, क्यू आवेश के लिए, नेट मतलब कुल, तो कुल आवेश क्या होगा? तो हम आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कल पढ़ाए, परसों पढ़ा दिए थे। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कैसे होता है, एकदम नीट एंड क्लीन बताएं। यानी प्लस माइनस एनी, तो इस पर टोटल चार्ज क्या होगा? प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, माने इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? माइनस एनी, और ये क्या हो जाएगा? तो प्लस एनी घट के 0। तो कोई भी पिंड जब उदासीन हो तो समझ लेना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें जब आवेशित करना है किसी पिंड को, तो उसमें इन संख्याओं को अनबैलेंस कर देना है, असंतुलित कर देना है। तो सवाल है किसको आप हटा सकते हैं? प्रोटॉन को। प्रोटॉन नहीं हट सकता है क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन हट सकता है बेटा, बम बन जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, वही तो न्यूक्लियर बम होता है। न्यूक्लियस को फोड़ो, न्यूक्लियर बम तैयार। इतना एनर्जी उत्पन्न होगा कि धू धू करके जलने लगता है। अरे बम से क्या होता है? कौन जहर थोड़े फैलता है? न्यूक्लियर बम से कौन पॉइजन थोड़े फैलता है? इतनी गर्मी उत्पन्न होती है कि सब मेल्ट कर जाता है, पिघलने लगता है, चीजें सारा, पेड़ पौधा, घर द्वार, आदमी, सब पिघल जाता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे कैसे नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका बम डाल दिया था, 1940 में डाला था ना, डाल दिया था। अब तुम बताओ वहां पर क्या हुआ था? सब बहुत विध्वंस हुआ था। तो उसमें जो जो लोग दूर दराज के लोग थे जहां, तो उन लोगों के अंगों पे प्रभाव पड़ गया। तो बहुत दिनों तक वहां पर लोग, बताया जाता है कि शायद आज तक भी 2% लोग वहां अपाहिजे जन्म लेते हैं। गर्मी में इतनी ताकत है बेटा, एनर्जी की, उनका जीन चेंज कर दिया। तो अब बहुत लोग मेल्ट कर गए, पिघल गए, पिघल जाते हैं, इतनी ऊर्जा उत्पन्न। तो हम लोग प्रोटॉन को तो हटा नहीं सकते हैं, इस संख्या को बदल नहीं सकते हैं। बात समझ गए? इस संख्या को नहीं चेंज कर सकते हैं। बदल किसको सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब यहां पर आओ, बॉडी कोई चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा, बाहर कर देगा अपने से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। तो हम बता चुके हैं वह बॉडी क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। पूरा फिगर के साथ आपको तोड़ के बता दिए। तो जो बॉडी, जो पिंड पर, जो पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे कोई कारण से, तो वह पिंड आवेशित हो जाएगा धन आवेश से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी,
नहीं भाई, प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 मिनट इसका जरा देखते चलना सा बेटा। 1 नंबर, अगर कोई बॉडी, इसको नोट कर लो पहले, नहीं तो भारी हो जाएगा, धीरे धीरे नोट करते चलो सब। पहले न्यूट्रल बॉडी समझ में आ गया, समझ में आ गया न्यूट्रल बॉडी। यानी उदासीन पिंड। हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखना सब, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन लिखा भी दिया गया है, लेकिन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज का परिमाण होता है, और जब चार्ज लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, हटाइए उस बात को। अब अलग करके दिखाते हैं। 14 नंबर देखिए। अब तुम बताओ, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर हो जाता है, लिखो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय अ बॉडी, यदि किसी पिंड से, लिखो यदि किसी पिंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या त्याग किया जाता है, यदि किसी पिंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, लिख लिया, ब्रैकेट बंद, ऐसे कर दो, तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब उदासीन था तो क्या था, दोनों बराबर था। अब तो कुछ लॉस कर लिया, जब लॉस कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, प्रोटॉन तो जितना था उतना ही रहा। तो अब इस ऐसे बॉडी पर पूरा बताओ सब, नेट आवेश कितना होगा? तो जोड़ेंगे ना, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो माइनस, अब N1, ध्यान दीजिएगा, N1 E और प्लस N2 E, क्योंकि अब तो यह N और N नहीं ना रहा, क्या हो गया, एक की संख्या कम हो गई और दूसरे की जितनी थी वही हो गई। अब घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, चूंकि ये प्लस वाला ज्यादा संख्या में है, या ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, और जोड़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन पर का आवेश, स्मॉल ही है। अब बताओ सब, चूंकि ये मान बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा से छोटा घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं, धनात्मक आएगा। ज्यादा मान से कम घटा देंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वह बॉडी पर धन आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब इस कंडीशन में बॉडी का टोटल मास बढ़ेगा कि घटेगा भाई? सोचो जरा सा, बॉडी का टोटल मास घटेगा कि बढ़ेगा? क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर के तब चला गया बाहर, तो बॉडी के कुल मास में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, यानी घटेगा। तो जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वह अपने मास को डिक्रीज करता है, यानी इस कंडीशन में मास डिक्रीज होता है। किसका? पिंड का। द्रव्यमान क्या होता है? डिक्रीज करता है। पहले इनको समझते रहिए, उतार लीजिए इसको। डिक्रीज मतलब घटता है,
हो गया। तो अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, इन दिस केस, इस स्थिति में द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट डिक्रीजेज इट्स मास। कोई डाउट? तो लिखेंगे, अब यहां पर लिखिएगा इन दिस केस, लाइन चेंज करके लिखिएगा, नंबर नहीं बदलिएगा, लिखिएगा इन दिस केस द बॉडी becomes positively charged and it reduces its mass, और यह अपने द्रव्यमान को कम कर लेता है, एंड इट रिड्यूसेस इट्स मास। कौन सी स्थिति में? जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया है ना? लिख लो सब, एकदम लिख लेना बेटा, रुकेंगे हम, ये बात हड़बड़ाना सा मत, बोलना सब, रुकेंगे, रुक कर अस्थिर अस्थिर सब कुछ क्लियर करके जाना सब। हमको पता है कि मोतिहारी में हम लोग ऑफलाइन बैच खोले हैं, बात समझ गए ना? तो हर तरह के, गांव से हम भी पढ़े हुए हैं, तो हर तरह के विद्यार्थी हैं इस समाज में, और सबको ले करके चलना ही चलना होगा। और जानते हो, हम लोग का एक अनुभव भी है कि जब बिगड़ा हुआ आदमी सुधरता है ना, तब वो इतिहास रच देता है। जितना सुधरा हुआ नहीं अच्छा बनता है ना, उससे ज़्यादा तुमको एग्जाम्पल मिलेगा कि बिगड़ा है, कुछ गड़बड़ा लिया है, तो इतिहास रच देता है। क्योंकि उसके पास जुनून होता है कि अरे घबरा गया है तो करने के लिए, जो कहता है अच्छा है, अच्छा हम तो बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छा बच्चा करते हैं, उसको बहुत पीछा कर देता है। इसलिए किसी की प्रशंसा से बहुत खुश नहीं होना है, और किसी की बुराई से तकलीफ नहीं होना है। समझ गए? करिएगा नहीं, लिखिएगा, इसलिए लिखिएगा पूरा बढ़िया से, और दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर, हम नहीं घबराएंगे, आप नहीं घबराइएगा। लिख जाइए, इस स्थिति में, हिंदी लिख जाइए जिसको लिखना है, इस स्थिति में पिंड धनावेशित हो जाता है, इस स्थिति में पिंड धन आवेशित हो जाता है और अपने द्रव्यमान को घटा लेता है या कम कर लेता है। नेक्स्ट, अब एक चीज यहां पर और देखो सब बेटा, बताओ, अगर यहां पर पिंड का द्रव्यमान m1 है, तो अब पिंड का द्रव्यमान यहां इस 14 में, या अगर m2 हो गया और ये धन आवेशित हो गया, तो इस कंडीशन में इसका मान m1 से छोटा होगा, यानी m1 बड़ा और m2 छोटा। ऐसे भी लिखो, ज़्यादा m2 इज लेस देन m1, बात तो एक ही हो गया, m1 इज ग्रेटर देन m2। या रुको, हम एक इसी के भाषा में लिख देते हैं, बात एक ही हुई, लेकिन इसके भाषा में लिख देते हैं कि m2 घट जाता है m1 से, क्योंकि द्रव्यमान को लॉस कर दिया। क्लियर हो? तो समझ लेना सब, यानी तुमसे अगर ऑब्जेक्टिव में डाले कि 10 kg का एक पिंड उदासीन है, जब वो धन आवेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान 10 kg होगा, 10 kg से थोड़ा कम होगा, 10 kg से ज़्यादा होगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? 10 kg थोड़ा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही कितना है? 10 का पावर -31 का कोनो वैल्यू है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाइबे ना करेगा, तो घटेगा तो ऐसा नहीं कि एकदम घट जाएगा, एक शेर का है तो आधा शेर हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं होने वाला है। वह क्या होगा? बहुत कम द्रव्यमान घटेगा, नेग्लिजिबल, कैलकुलेशन में छोड़िए देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वैज्ञानिक प्रक्षेपण होता है तो वहां तो बहुत काम करता है। एकदम क्लियर हो गया? समझ में बात आ गई ये वाली? अब यहां पर एक चीज बताओ, यहां द्रव्यमान है तो इस पर चार्ज है, कहाँ चार्ज नहीं ना है? तो अगर किसी बॉडी के पास द्रव्यमान है तो चार्ज नहीं भी हो सकता है, यानी कोई द्रव्यमान बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर जाए,
कोई द्रव्यमान के लिए आवेश का होना जरूरी, लेकिन अगर कोई आवेशित बॉडी है तो इसमें द्रव्यमान है, पक्का है, कोई डाउट इसमें है? तो क्या लिखेंगे कि अगला स्टेप क्या लिखेंगे, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट, सॉरी, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी द्रव्यमान आवेश के बिना अस्तित्व में हो सकता है, यानी द्रव्यमान बिना आवेश का संभव है, लेकिन बिना द्रव्यमान का कोई आवेशित बॉडी संभव नहीं। ठीक है, यानी आवेशित कण है तो उसके पास द्रव्यमान है। चलो तो लिखो नंबर 15, इसकी हिंदी हो गई, 15 नंबर लिखो। कुछ और बढ़ा देते हैं प्रॉपर्टी, चूंकि सब समझ सकते थे तुम लोग। एक दिन में पूरा हो गया रहता ना तो दिमाग में था, अभी जैसे रिकॉल किए कौन कौन 9 बताए हैं, एक दिन में पूरा बताए रहते, या रटा हुआ जिसका फिजिक्स है तो हर बैच में वही बताएगा। मेरा रटा वटा नहीं है बेटा, बैच चेंज हो जाएगा, मेरे पढ़ाने का तरीका बदल सकता है, रटा हुआ नहीं है। तुम भी रट लोगे ना तो हर बार वही परिभाषा लिखोगे, और नहीं रटोगे तो तुम्हारे भीतर अगर पड़ गया है तो हर बार डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, चीज वही रहेगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो 15 नंबर देखो, 15 नंबर क्या कहता है कि मास कैन exist without charge but charge can not exist without mass, but charge cannot exist without mass। लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान का संभव नहीं है। क्लियर? लिखो, बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है, परंतु बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है, यानी अस्तित्व में होता है, परंतु बिना आवेश का, बिना क्या लिखा है जी, बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है परंतु बिना द्रव्यमान का आवेश का होना संभव नहीं है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? अब 16 नंबर और देखो, मान लो जो वही बॉडी है जो पहले उदासीन था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें आके ऐड हो गया, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। यानी कोई बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है, एक्स्ट्रा बाहर से कहीं से भी आ जाए, ठीक है, तो यह बॉडी क्या होगा, इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? हाँ, क्यों हो जाएगा? तो कुल आवेश क्या पढ़े हैं हम लोग, बोले इलेक्ट्रॉन पर का कुल आवेश, तो माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी होगा और इनटू इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, और जोड़ बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि प्लस में है और इनटू प्रोटॉन पर का आवेश यहीं से डिनोट कर। देखो तुम लोग को हम बड़ा डिटेल पढ़ाए हैं, ये सब रट रूट नहीं हो जाए। इलेक्ट्रॉन पर ये होता है बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, पहले ये आविष्कार हुआ, बाद में हुआ कि देखा गया कि अरे इलेक्ट्रॉन पर जो है उतना ही द्रव्यमान, उतना ही आवेश है, तो बोला गया इलेक्ट्रॉन पर का वो आवेश। आवेश का जो संभव, सबसे छोटा संभव आवेश का जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइन, तो ई जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का संकेत नहीं है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा आवेश होता है और सबसे छोटा आवेश का संकेत है ई, उसके मान के, इसीलिए ई डाल देते हैं इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस में और प्लस पर, क्योंकि दोनों पर आवेश का मान बराबर और विपरीत होता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बताओ तो, क्योंकि ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, और ये क्या है छोटा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। क्यों, यहां लिख लेंगे सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, किससे, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो बड़ा से छोटा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा से बड़ा को घटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। किसके, मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू, मैग्नीट्यूड का अर्थ हो गया परिमाण, परिमाण में दोनों बराबर है, दोनों अलग अलग है, या माइनस नहीं लिखे, चूंकि हम बड़ा परिमाण ही ना लिखेंगे, जो इसका परिमाण छोटा इसका परिमाण बड़ा, तो यह क्या हो गया, छोटा से बड़ा घटाएंगे, छोटा ये छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें, ये सॉरी ये हो गया बड़ा और ये हो गया, अरे बुढ़वा ये छोटा ये बड़ा, तो छोटा से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब तू लोग कथी कथी लटपटा दिया, हमें लटपटा दिए हैं। अच्छा ठीक, अब समझ गया है बात को। तो यहाँ क्या समझा, ये छोटा से बड़ा घटाए तो हाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, इसीलिए नेगेटिव आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अगर कोई बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होता है, मतलब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी मेक्स इट्स नेगेटिवली चार्ज, मेक्स इट नेगेटिवली चार्ज, यानी किसी पिंड पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी जो उसके पास पहले से है उससे ज्यादा हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, नोट करो। और इस कंडीशन में भी क्या होगा, इसका मास पहले वाला से बढ़ जाएगा, इस कंडीशन में इसका मास m3 मान लेंगे। एकदम नीट एंड क्लीन है, वेरी गुड। तो यहाँ अगर हम ये बात लिख दें, देयरफॉर क्यू नेट कितना हुआ विद्यार्थी, तो क्यू नेट नेगेटिव हो गया, यानी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया, एंड इसका मास क्या हो गया, बढ़ा कि घटा, m3 इज ग्रेटर देन m1, तो बॉडी बेटा आवेशित हो जाए तो मास चेंज हो ही जाना है। एकदम क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको। इस बात बहुत आसान चीज है, लेकिन अभिव्यक्त करने का तरीका भी सीखो। किसी को जैसे बोर्ड पे खड़ा हो गए और आपको इंटरव्यू चल रहा है, तो किसी चीज को एक्सप्लेन करने का मैथमेटिकल मेथड कितना रटोगे, भाषा में बोलोगे तो रटंत हो गया, अगर ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे तो तुम्हारे दिमाग में इसका अर्थ है कि बात है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास इतने कैरेक्टर्स इसका आ गए, इतने प्रकार का कैरेक्टर हमें मिला, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जरा लिख लिया जाए, फाइनल राउंड है, लिख लो सब 16 लिखो। इन दिस केस, इस स्थिति में, यानी जब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इन दिस केस द बॉडी becomes, in this case the body becomes negatively charged, in this case the body becomes negatively charged and
increases its mass, और अपने द्रव्यमान को बढ़ा लेता है। स्पष्ट है? इलेक्ट्रॉन मिला तो बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन गया तो हटाया। ठीक, इसलिए बोला जाता है कि जो त्याग नहीं होता, बड़ी पॉजिटिव आदमी है, बेचारा त्याग करता है, और जो झिटबाजी करता है बड़ा चोर है, धोखाबाज है, निगेटिव आदमी है, तो बड़ा पॉजिटिव है, बढ़िया बात करता है। तो पॉजिटिव टॉक करना, पॉजिटिव बात करना अच्छा चीज होता है। हमेशा ऋणात्मक बात करने से आदमी गड़बड़ सड़बड़ होता है। इस स्थिति में पिंड ऋण आवेशित होता है, पिंड ऋण आवेशित हो जाता है। इस स्थिति में पिंड ऋण आवेशित हो जाता है और अपना द्रव्यमान बढ़ाता है। अब एक तो तुम लोगों को खेल समझ में आया, तमाशा, कि अगर कोई बॉडी चार्ज होता है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही खेल तमाशा है, प्रोटॉन बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। इस स्थिति में पिंड ऋण आवेशित हो जाता है और अपना द्रव्यमान बढ़ा लेता है। ओके, अब तुम लोग पहले एक चीज बताओ, बॉडी पॉजिटिव चार्ज दो ही तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। आपके पास फाइनल एक और चीज भी आ सकता है कि अगर कोई बॉडी आवेशित है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन? केवल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी, यानी इलेक्ट्रॉन बड़ा चलबाज है, उसी का हेरा फेरी करने से बॉडी आवेशित होता है। तो चलबाज को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो वो अपना चाल दिखाए, इसलिए भारी लगता है कोनो कोनो को। चलबाज आदमी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है जी, लोग धोखा तो नहीं खा जाता है। अब मिस्टर नटवर लाल इतना बड़ा चलबाज था कि गांधी मैदान बेच दिया पटना का, वो रेलवे स्टेशन मुंबई का बेच दिया जाके इंग्लैंड में, किसी को पता नहीं, बोला कि मेरा इमारत है। इतना चालू था वो, फोटो खींच लेता जाकर के, रजिस्ट्री कर देता था इंग्लैंड में। मिस्टर नटवर लाल कुछ किसी भी कंट्री में जाके ठोक के लेके चला आता। यही तो छपरा के पास घर है उसका, तो सर्च करना, सुनो, सब उसका कहानी बताएगा। तो ध्यान देना है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं इसी बात से। तो अब आपके पास कैरेक्टर क्या आया कि कोई भी बॉडी अगर आवेशित होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप एक लास्ट लाइन लिखिए यहाँ, इसके बारे में बहुत सारा चीज है लेकिन फिर भी इसको लिखिए लास्ट। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर responsible to charge a body। ध्यान देना है, किसी पिंड को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। यही रिस्पॉन्सिबल है। दो वर्ड्स बेटा आता है, लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा एक और सिमिलर वर्ड है, ड्यूटी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, यानी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ना जरूरी है। जैसे हम इनसे इसलिए बात कर रहे हैं कि तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमको पढ़ाना जरूरी है, हमको कमाना है।
ध्यान से सुनो, इसलिए पढ़ा रहे हैं। तुम सुधरो या ना सुधरो, जाओ भाड़ में जाओ, तुम्हारा हमको तुमसे मतलब नहीं है। ड्यूटी हो गया, लाइबिलिटी क्या हो गया, बर्डन हो गया। भाई इसको ले लिए हैं, इसको खत्म करना जरूरी है टाइम पर। हम बड़ा टाइम पर सिलेबस खत्म कर देते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। ये लाइबिलिटी है, यानी बर्डन, भार नहीं, भार बन गई उनका यहाँ जाके तू। अरे गैर नहीं उनका कि यहाँ बुझात रहे भारे हो गल बनी, खियला ना कि बुझाए कि, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है बेटा, जैसे हम आपको पढ़ाते समय, हर जगह लग जाएगा, जैसे हमारा दिमाग यह है कि आपको अच्छा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, यानी आपकी पढ़ाई की जिम्मेवारी ले, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको बेहतर बना कर छोड़ेंगे। चाहे आप हमको गंदा कहिए, चाहे अच्छा कहिए, हमको बुरा कहिए, भला कहिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि आप आए तो हमारे पास अच्छा ही होके जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, यानी हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए। तो बेटा पढ़ाई कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना है। इसको ड्यूटी नहीं माना है कि उतार लिए ट्यूशन का, हो गया आज का काम करता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज का काम किए तो आज पूरा ही खत्म कर, नोट्स बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, बैठ के सोचेंगे कैसे हो रहा है, हमसे हो सकता है कि नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। बस एक साल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, जीवन भर सरकार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी, सारा दुनिया आपको उठा लेगा कंधे पर। जहाँ ताकिएगा आपके तरफ वो आकर्षित होने लगे, जहाँ ताकिएगा जो कंपटीशन में वो चल देगा कि चल तुम्हारी तरफ आ गया। एक साल का बस देना है। लिख लिया सब इसको, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं कि चार्जिंग का मेथड कितना है, कितना तरीका है बॉडी को चार्ज कर देने का। तो इसके लिए कंडक्टर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो हेडिंग डाल दीजिए आज कंडक्टर। ये कंडक्टर विद्यार्थी हम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा बढ़िया से पढ़ना है, लेकिन पहले से जो जानते हो बस उतनी बात हम लिखा देते हैं। कंडक्टर किसको बोलते हैं बताओ, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा देखो तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ा है सब, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा। अच्छा बॉन्ड क्या होता है, 10th 9th का ही चीज, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम बताते हैं, सुनो सब। जैसे कोई बॉडी अगर है, कोई भी बॉडी है, तो अब बॉडी क्या होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं। कुछ बॉडी में क्रिस्टल ऐसा होता है कि टाइटली बाउंडेड होंगे, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगाना होगा। कुछ बॉडी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, ना के बराबर। थोड़ा सा गर्म करोगे उसमें से इलेक्ट्रॉन, पूछो मत, सब दहा गया, उसी में लगेगा दहाने। बात समझ गया ना। तो कहने का अर्थ क्या हो, कोई भी एनर्जी ठोक दोगे तभी वो इधर से उधर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ समझ सब, यानी कुछ बॉडीज ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही कमजोर बंधन से बंधे होते हैं। उसी बंधन को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड जिसका काफी कमजोर होता है, ठीक है ना, जिस मटेरियल में, हम उसको बोलते हैं चालक। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ अपने कारण भी फ्री हो जाते हैं, ऐसे ही फ्री रहते हैं, वो किसी से जुड़े नहीं रहते हैं, और कुछ आसानी से तोड़ दिए जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित, हम चाहें अगर कोई व्यवस्था हो कि इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर के, इस चालक के अंदर इधर से उधर पानी की तरह प्रवाहित कर दें, तो प्रवाहित भी हो जाता है। उसी के लिए सब चैप्टर पढ़ना है आपको। तो ध्यान दीजिए, कंडक्टर का अर्थ क्या हो गया, समझ गया सब। यानी वैसा मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हो, या आउटर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स काफी कमजोर बंधन से बंधे हुए हो। दोनों ही कंडीशन है, कुछ तो फ्री हो, बहुत फ्री हो, और दूसरा जो बंधे हुए भी हैं उनको तोड़ना भी आसान हो, तो वो गुड कंडक्टर। समझ गए ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, लिखो कंडक्टर, हिंदी होती है इसकी चालक। लिखो इट इज द मटेरियल
in which it is the material in which, कुछ पूछना चाह रहे हो? कुछ भी मन में हो तो बोल लो, ऐसा तो नहीं कहीं डबल टी सोच रहा है। मैटर लिखोगे ना तो डबल टी है, मटेरियल लिखोगे तो सिंगल टी। थोड़ा भी मन में कोई शंका आ जाए ना स्पेलिंग में भी तो ध्यान देना सब, पूछ लेना सब बेटा। तुम इसीलिए आए हो, तुम्हारा जो बगल में कोई आदमी कहेगा, हंस देगा, मुस्कुरा देगा, उसके फेर में मत पड़ना। कोई किसी का कोई खाना पीना नहीं चलाता है, अपने बाहुबल से चलता है। लजाना शर्माना सा मत, नहीं तो फेर में पड़ जाओगे। हमारे ही पास नहीं, किसी टीचर जीवन में कहीं नहीं लजाना है। देख रहे जो नहीं लजा रहा है, कोनो कोनो इन्हें डांस कर दे रहा है, वीडियो चला दे रहा है, कुछ हंसी मजाक करके, और पति हो गया है कई गोड़ा। अब बहुत आदमी उसका कमेंट किया, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो करते रह जाता है, घंटी डोलाते हैं, उससे वो कर्जा मांगने लगते हैं। तो दो ना थोड़ा सा हमको पैसा जरूरत हो गया, यस और नो। शर्म हटा दिया है, सिर्फ लाज हटा दिया, अमीर हो गया। तो शर्म जिसके पास भी बेटा अब शर्म का मतलब शर्म तो रखना ही है, मैंने अच्छा वाला शर्म, ये तो घटिया वाला ना हो जाएगा कि आप अब लाजे शर्म में हमसे नहीं पूछ रहे हैं। आप तो अपना जीवन भी बिगाड़ लीजिएगा। वो बगल वाला क्या कह देगा, हिंदी लिख रहे हैं, कोनो कोनो ऐसा भी होता है कि उसको अंग्रेजी में दिख तो रहता है और हिंदियों नहीं लिखता है, क्योंकि तो बगल में दिखाएगा, सर को दिखाएगा कि सर मेरा अंग्रेजी टाइट है, दिखाने में है तो वो कमजोर हो जाएगा, और जो हिंदी लिख रहा है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो भीतर से समझ रहा है, उसके घूल रहा है। ट्रांसलेशन नहीं बनाना। इसलिए थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो बताइएगा आप लोग जरूर, हर बात को खुल करके बोलिएगा, लजाइएगा नहीं। इट इज द मटेरियल इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज, यहां इज किसके लिए आया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि मेटेरियल मैग्नीट्यूड के लिए? हम क्या लिखें कि इलेक्ट्रॉन का परिमाण, परिमाण तो एक ही बता रहे हैं, सिंगुलर वर्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखते तो आर, बात समझ रहे हो ना। अब मैग्नीट्यूड के लिए लिख रहे हैं तो क्या हो गया, हाँ, इट इज द मटेरियल इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लार्ज। दैट इज, कॉमा देके, दैट इज देयर आर, अब यहां आर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। समझ गए? हम तो लिखा दिए छोटा, लेकिन अंदर से समझना सब। यानी ये तो लार्ज नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं भी हैं वो भी वीकली बाउंडेड ही होते हैं। समझ गए बात को? कुछ वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ देते हैं और लगेंगे फ्लो करने। चलिए, यहां तक किसी का कोई डाउट? चलिए लिखिए तो। यह मतलब चालक, लिखो चालक, चालक लिखो हिंदी पूरा। चालक वैसा पदार्थ होता है जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का परिमाण अत्यधिक होता है, जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का परिमाण अत्यधिक होता है, अर्थात चालक में, अच्छा एक मिनट को, तो क्या लिखा है हिंदी में जी? जिसमें
स्वतंत्र लिखा है ना, हाँ तब ठीक है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का परिमाण अत्यधिक होता है, अर्थात चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। और आपका आज का क्लास चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, और आज का क्लास आपका यहीं पर ओवर, क्योंकि जैसे ही चार्जिंग पर चलेंगे डिमांड करेगा टाइम और आपका टाइम ओवर हो जाएगा। करेक्ट, ठीक।